हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान वर्षा। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। तो माइक्रोब्स में ग्रोथ दो तरीके से हो सकता है। वो क्या है? एक तो इंक्रीज इन नंबर या फिर और इंक्रीज इन साइज। तब अगर माइक्रोब्स का नंबर इंक्रीज होता है तो वो भी ग्रोथ है, और अगर उनका साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो भी ग्रोथ है। तो माइक्रोब्स नंबर में कैसे इंक्रीज होते हैं? वो रिप्रोडक्शन, उनके माइक्रोब्स में रिप्रोडक्शन मोस्टली होता है बडिंग या फिर बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है, तो इंक्रीज इन नंबर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है बाय बडिंग या तो फिर बाइनरी फिजन। और ग्रोथ दूसरी तरह से हो सकती है बाय इंक्रीज इन साइज। ठीक है, तो ये साइज में कैसे इंक्रीज होता है? हम एग्जाम्पल लेते हैं साइटिक माइक्रोब्स का। सिनोसाइटिक का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब नॉर्मली हम क्या देखते हैं, एक सेल होता है, एक माइक्रोब होता है, उसका एक न्यूक्लियस होता है। पर यहाँ पे क्या है कि एक एक ऑर्गेनिज्म, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है, जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन। तो इसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, पर उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जो साइटोकाइनेसिस होता है, वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इससे क्या होता है? माइक्रोब साइज में इंक्रीज होता है पर उनका नंबर इंक्रीज नहीं होता। तो इसलिए सिनोसाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे देखता है? बाय इंक्रीज, उनके साइज में इंक्रीज का ग्रोथ कहते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को का नंबर में इंक्रीज कह सकते हैं कि उनका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। अब ये ग्रोथ है। अब हम ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो अभी देखो, अभी माइक्रोब्स का साइज तो बहुत छोटा होता है, तो हम एक एक इंडिविजुअल सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके हम ग्रोथ तो नहीं, उनका ग्रोथ नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक पूरा पॉपुलेशन, एक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा पॉपुलेशन को लेते हैं और उस पॉपुलेशन का ग्रोथ मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये तो पॉपुलेशन, माइक्रोब का पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमने हमने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किया, उसका प्योर कल्चर बनाया। तो वो प्योर कल्चर जो होता है हमारे पास, वो उसको कहते हैं कि वो माइक्रोब का पॉपुलेशन है। ठीक है, कि सिंगल सेल हम, जैसे कि हमने देखा कि सिंगल सेल का ग्रोथ मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम मेजर करते हैं पॉपुलेशन का ग्रोथ। और ये कैसे मेजर कर सकते हैं हम? हम यूज़ करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। तो माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व क्या होता है? तो माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व एक ग्राफ है, इसके एक्स एक्सिस पर होता है इंक्यूबेशन टाइम, और उस एक्स एक्सिस पे होता है इंक्यूबेशन टाइम, और उसके वाई एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है इंक्यूबेशन टाइम, और उसके वाई एक्सिस पे होता है लॉग नंबर ऑफ वायबल सेल्स। वायबल सेल्स मतलब कितने सेल्स जिंदा है, कितने सेल्स ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये है माइक्रो ग्रोथ कर्व। तो यहाँ पे ये ग्रोथ कर्व के 4 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है लैग फेज, दूसरा फेज होता है लॉग फेज, अगला फेज होता है स्टेशनरी फेज, और जो आखिरी फेज होता है वो होता है डेथ फेज। ये कितने फेजेस होते हैं ग्रोथ कर्व में? 4। लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ फेज। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रोथ कर्व के 4 फेजेस होते हैं। एक बार और, लैग फेज, लॉग फेज जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, और उसको ट्रोफो फेज भी कहते हैं, और तीसरा है स्टेशनरी फेज जिसको हम इडियो फेज भी कहते हैं, और चौथा फेज है डेथ फेज। ये हम अब हम एक एक करके फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। लैग फेज। लैग का मतलब क्या होता है? ये रह जाना, ये ग्रोथ में पीछे रह जाना। तो हम माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स ग्रोथ में पीछे रह रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, और उस माइक्रो जो हम कल्चर लेते हैं और हम उसको एक मीडिया में इनोकुलेट करते हैं, तो हमें इमीडिएट इंक्रीज नहीं दिखता है नंबर में, लाइक उनका ग्रोथ। हम नॉर्मली कैसे मेजर करते हैं? तो वो कल्चर लेते हैं, जो ब्रॉथ कल्चर होता है मोस्टली, कल्चर लेके हम मेजर करते हैं उसका ऑप्टिकल डेंसिटी, और देखते हैं कि वो सेल्स, और
तो देखते हैं कि डेंसिटी उनकी इंक्रीज हो रही है या नहीं, या तो फिर हम उनको एक प्लेट पे लेते हैं और उनका सेल प्लेट में ग्रो करते हैं और काउंट करते हैं कितने सेल्स हैं, इससे हम उनका ग्रोथ ऐसे मेजर करते हैं। तो अब जब हम देखते हैं इमिडिएटली हम इनोकुलेट करने के बाद हमें इमिडिएटली कोई चेंज नहीं दिखता है सेल नंबर में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टाइम लगता है एक्लिमेटाइज होने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो एक लैग दिखता है ग्रोथ कर्व में ये एक लैग दिखता है, ठीक है। सेम कि कोई चेंज नहीं हो रहा है नंबर, ये है टाइम और ये है नंबर ऑफ सेल्स। तो आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है पर हमें नंबर ऑफ सेल्स में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी अभी हम लोग देखते हैं कि अब अगर हम किस तरह के सेल इनोकुलेट करने से लैग फेज का लेंथ इंक्रीज होता है, या फिर का फेज उसका लेंथ अगर हमको लैग फेज कम करना है कि हमें जल्दी से सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट करवाना है तो कैसे, ठीक है। तो अगर हम किसी ओल्ड कल्चर को इनोकुलेट कर रहे हैं, ओल्ड कल्चर मतलब क्या है कि हमने बहुत टाइम से उसको सब कल्चर नहीं किया है, तो ऐसे कल्चर में क्या होता है, एटीपी डिप्लीट हो जाते हैं, उनके पास कोफैक्टर्स नहीं होते, उनके पास राइबोसोम्स भी नहीं होते हैं और वो जल्दी से डीएनए वगैरह सिंथेसाइज नहीं करते, जल्दी से सेल डिवीजन नहीं कर सकता है। ये है ओल्ड कल्चर, इनको ज़्यादा टाइम लगता है अपना सेल्स डिवाइड करने के लिए। तो जब हम ऐसा कल्चर लेके हम एक फ्रेश मीडिया में इनोकुलेट करते हैं तो इनको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, मोर टाइम। अभी ओल्ड कल्चर है क्योंकि इनके पास एटीपी ये सब बहुत कम हो जाते हैं। तो इनको जब हम एक फ्रेश मीडिया में डालते हैं, न्यूट्रिएंट रिच मीडिया में डालते हैं, तो इनको टाइम लगता है सेल डिवीजन स्टार्ट करने में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का लेंथ जो लैग फेज होता है वो लंबा होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द लैग फेज इज मोर ओल्ड कल्चर्स के लिए। समझ गए ना, ठीक है। तो अभी अगर हम एक और ये हुई ओल्ड कल्चर्स की बात। पर अगर हम एक एक्टिवली डिवाइडिंग कल्चर्स लिए, ऑलरेडी ऐसा कल्चर है जो ग्रो कर रहा है, न्यू रैपिडली डिवाइड कर रहा है, अगर ऐसे कल्चर को हम लेके फ्रेश मीडिया में इनोकुलेट करते हैं तो वो और जल्दी से डिवाइड करेगा, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मीडिया से एक्लिमेटाइज होने में। वो जैसे ही उसको इनोकुलेट किया है तो वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करके जल्दी से डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो ऐसे सेल्स, तो इनका जो लैग फेज़ है वो बहुत छोटा होता है, या तो फिर उनके पास लैग फेज़ होता ही नहीं है। जैसे अगर हम ले ये देखो, अगर ओल्ड कल्चर्स की बात करें तो शायद इनका लैग फेज़ इतना हो सकता है, लैग फेज़ थोड़ा लंबा हो सकता है। पर वही अगर हम न्यू न्यू कल्चर ले, रैपिडली डिवाइडिंग कल्चर ले, तो इनका लैग फेज़ थोड़ा छोटा होता है। ये लोग जल्दी से डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी से हमें ग्रोथ दिखेगा इन ऐसे सेल्स में। तो अब अभी हम चलते हैं हमारे अगले अगले फेज़ में जो है एक्सपोनेंशियल फेज़ या फिर लॉग फेज़, ठीक है। और इस फेज़ को हम ट्रोफो फेज़ भी कहते हैं। इसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे कि उसे ट्रोफो फेज़ क्यों कहते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस, हम आखिर में अभी अभी इस फेज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फेज़ या फिर लॉग फेज़, इस फेज़ में सेल्स अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से डिवाइड करते हैं। अभी हमने सेल्स को लाइक अभी हमने इनोकुलेट कर दिया वो मीडियम में सेल्स को, उन्होंने अपना टाइम ले लिया ताकि वो इस मीडिया में एक्लिमेटाइज हो जाए। अब उनको इस मीडिया की आदत पड़ चुकी है, तो पता है कैसे न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करना है। तब क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट जल्दी जल्दी यूटिलाइज करते हैं और जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। तो हमें एक एक्सपोनेंशियल तरीके से हमें इंक्रीज दिखता है, ठीक है। ग्राफ में एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज दिखता है, ये था हमारा लैग फेस, और ये फिर जल्दी जल्दी इंक्रीज होना शुरू होता है, ये है हमारा लॉग फेस, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि अब वो तो लैग फेस में एक्लिमेटाइज हो गए वो लोग मीडिया के लिए, तैयार हो गया सब कुछ, अब चलो डिवाइड करो, तो वो रैपिडली डिवाइड करते हैं बस, ठीक है। और इस फेस में जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? दे डबल एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब अभी अगर हम इकोलाई ले, तो इकोलाई क्या होता है? इकोलाई हर 20 मिनट्स में डबल होता है, कि अगर इकोलाई की एक सेल है तो 20 मिनट्स बाद वो हो जाएंगी 2 सेल, और 20 मिनट्स बाद वो हो जाएंगी 4, ठीक है, ऐसे। तो वो एक कांस्टेंट तरीके में डबल होता है, कांस्टेंट रेट से ग्रो होते हैं, ठीक है।
तो ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, 2 to the power of n, 2 to the power of n रेट में वो इंक्रीज होता है। सपोज हम लोगों ने एक सेल लिया, हम ऐसे लाइक जनरली प्रैक्टिकली तो हम एक सेल इनोकुलेट नहीं कर सकते हैं किसी मीडिया में, पर अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें तो हमने अगर एक सेल इनोकुलेट किया मीडिया में, तो कुछ टाइम बाद वो डबल हो जाएगा, और फिर से ये हो गए 4, और ये हो गया 8, और ये हो गया 16। ठीक है, तो ये किस लाइक हमें अगर एक इक्वेशन देना हो तो कि ये किस रेट में इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 to the power of n में इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे n है जनरेशन टाइम, या फिर नंबर ऑफ, सॉरी जनरेशन, या फिर नंबर ऑफ जनरेशन, जनरेशन टाइम नहीं, नंबर ऑफ जनरेशन्स। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा डीपली डीपली अगले सेशन में बात करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन में, वो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, अगला अगला क्लास देखना। ठीक है, तो इस फेज़, ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फेज़ है, इस फेज़ का सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन यूनिफॉर्म होती है या फिर बैलेंस्ड होती है। इसका मतलब क्या है, तो इस फेज़ में हर एक सेल का जो प्रॉपर्टीज़ होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो सब बहुत सिमिलर होते हैं, सेम होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सेम होता है। पॉपुलेशन यूनिफॉर्म है, सब एक ही तरह के सेल्स हैं। तो इसलिए हम ये सेल्स यूज़ करते हैं बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ में। मतलब क्या, बायोकेमिकल स्टडीज़ क्या होता है, जैसे हमें अभी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमें उसको कैरेक्टराइज करना है, हमें उसको बोलना है कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऐसे 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 एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ऐसे कैरेक्टराइजेशन के लिए हम इस फेज़ के सेल्स, कौन से फेज़ के सेल्स, एक्सपोनेंशियल फेज़ के सेल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब चलते हैं हमारे अगले फेज़ की तरफ, जो है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है, अभी लैग फेज़ में एक्लिमेटाइज हो गए, लॉग फेज़ में क्या हुआ, उन लोगों ने अच्छे से यूटिलाइज़ किया न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ किया, और डिवाइड हुए, रैपिड इंक्रीज़ हुआ उनका नंबर, अच्छे से ग्रोथ हुआ। तब क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ में ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट होते हैं। हाँ, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है, पर न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्या होता है इसमें, ग्रोथ रीचेस, जो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है, प्लेटो, प्लेटो क्या होता है, एक प्लेन रीजन जैसे ऐसे, तो ग्रोथ ऐसे एक स्टेशनरी एक ही उसमें हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स डाइंग, नंबर ऑफ न्यू सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स डाइंग। मतलब जितने सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, उतने ही जितने सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बन रहे हैं, उतने ही सेल्स मर भी रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर, तो इस फेज में टोटल नंबर ऑफ वायबल सेल्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेल्स डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं, सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो डिवाइड हो रहे हैं, सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, पर उसके साथ साथ दूसरे सेल्स मर भी रहे, उतने ही सेल्स मर भी रहे हैं। तो इसलिए द टोटल नंबर ऑफ वायबल सेल्स रिमेन कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, दिस ओके, अभी अब न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म में। अब अगर अभी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन की वजह से वो उसका ग्रोथ रुकना शुरू हो जाता है। ठीक है, कैसे, देखो अभी एक फ्लास्क है, उस फ्लास्क में मीडिया है, और हमने उसमें इनोकुलेट किया था ऑर्गेनिज्म को, और जो फ्लास्क कॉटन प्लग्ड है, वो बंद है। ठीक है, एक क्लोज सिस्टम है हमारा। तो क्या होता है, उस लैग फेज में एक्लिमेटाइज होके लॉग फेज में डिवाइड होकर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सब यूज़ हो जाता है। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, ऑक्सीजन ऐसे मीडिया में डिजोल्व नहीं होता है। तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म सरफेस पे होते हैं मीडिया के, वो ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है, पर जो ऑर्गेनिज्म इस मीडिया के अंदर डीप लेयर्स में होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिलने में तकलीफ होता है, तो वो सेल्स मरना शुरू होते हैं, और जो सरफेस के सेल्स हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। तो क्या होता है, वो बैलेंस, तो एक बैलेंस बन जाता है कि सेल्स, ऊपर के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, सरफेस सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, और नीचे के सेल्स मर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का स्टेशनरी फेज अटेन हो जाता है, मोस्टली क्योंकि ऑक्सीजन एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। और अगर हम बात करें
अगर हम बात करें एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की, तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट अक्यूमुलेट होते हैं ना। अभी देखो, अभी मीडिया में ये ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ये सब कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ एंड प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, और उनमें से कुछ टॉक्सिक वेस्ट भी होते हैं। अब क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, तो क्या होता है कि टॉक्सिक वेस्ट उसी मीडिया में रहता है, और जब वो ज़्यादा अक्यूमुलेट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही टॉक्सिक बन जाता है, और टॉक्सिक बन, तो अभी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होता है, वो क्योंकि टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस टॉक्सिक वेस्ट के अक्यूमुलेशन की वजह से एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स का प्लेटो या फिर स्टेशनरी फेज अटेन होता है। ठीक है, तो ये एक देखिए, तो ये याद रखिएगा कि किसके कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए किस चीज़, क्या चीज़ लिमिटिंग बन जाती है। ठीक है, और ये एक पॉइंट है कि इस फेज में, क्योंकि हम एक्स्ट्रा, अभी हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो रहे हैं, तो अगर ये सिस्टम ओपन सिस्टम रहा तो हम क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और ऐड करते हैं और सेल्स को एक्सपोनेंशियल फेज में ही रख सकते हैं। पर क्योंकि इसमें जिस क्लोज सिस्टम में हम कोई न्यूट्रिएंट्स ऐड, कोई मीडिया, न्यू मीडिया ऐड नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि सेल स्टार्व हो रहा है इस फेज में। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ये स्टार्वेशन पीरियड में, क्योंकि वो स्टार्व हो रहा है, तो क्या करता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए कुछ स्टार्वेशन प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो और रेसिस्टेंट हो जाता है डैमेज को, लाइक वो मरते नहीं है, दे डोंट डाई। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ये क्या क्या होता है, ये और विरुलेंट, मतलब और डेंजरस हो जाता है, और उनका जो डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर उनको स्टार्व किया जाए, कि अगर उनको उनके जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिले, तो वो और ज़्यादा विरुलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखें, ये कुछ वैसा नहीं है, बट एक जस्ट पॉइंट टू रिमेंबर जैसा है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब हम हमारे अगले फेज में चलते हैं, जो है डेथ फेज। ठीक है, डेथ फेज में क्या होता है, अब स्टेशनरी फेज में न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होना स्टार्ट हो चुके थे, पर फिर भी थोड़ा थोड़े, लाइक जो जिनको फेवरेबल कंडीशंस था तभी वो डिवाइड हो रहे थे, और जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स थे वो मर रहे थे, और बाकी के ऑर्गेनिजम्स मर रहे थे। अब डेथ फेज में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीटली डिप्लीट हो चुके हैं, और टॉक्सिक टॉक्सिन्स भी बहुत सारे अक्यूमुलेट हो चुके हैं। ये ये मोस्टली मोस्टली हमें क्लोज सिस्टम में दिखाई देता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में दिखाई देता है। ना वाइब, तो क्या होता है, जो हमारा ग्रोथ है वो हमें दिखता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो कम हो रहे हैं। ये देखो ग्राफ में हम देख सकते हैं, ये फेस, ये नंबर ऑफ सेल्स अब डिक्रीज होना शुरू हो चुके हैं। ये है डेथ फेज। ठीक है, ये हमारे है 4 फेजेस, जिसमें ये डेथ फेज में द नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट और न्यूट्रिएंट डिप्लीशन की वजह से सेल्स डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। तो अब हम ओवरऑल अगर ग्राफ देखना चाहें, तो यह है इंक्यूबेशन टाइम। तो सबसे पहले तो लैग फेज होता है, जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट करते हैं तो एक लैग दिखता है। लैग क्या है, कि हमें कोई इंक्रीज नहीं दिख रहा है, नंबर ऑफ सेल्स में हमें कोई इंक्रीज नहीं दिख रहा है, एक लैग फेज है। के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो ऑर्गेनिज्म एक्लिमेटाइज हो चुका है इस मीडिया को, तो अब वो रैपिडली डिवाइड करना स्टार्ट करता है, और ये होता है लॉग फेज। एक मिनट। ठीक है, चलो, ये होता है लॉग फेज। लॉग फेज लॉग फेज के बाद क्या आता है, स्टेशनरी फेज में न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होना स्टार्ट होता है, पर स्टिल द सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, एंड सम सेल्स आर डिवाइडिंग एंड सम सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग। ओके, तो अब लास्ट में है डेथ फेज, क्योंकि अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम्प्लीटली डिप्लीट हो चुके हैं, तो हमें नंबर ऑफ सेल्स में डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ये हो गए हमारे 4 फेजेस। के अलावा हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। ये देखो, दो दो तरह के फेज, और दो तरह का और टर्म्स है, प्रोफोफेज और
इडियोफेज। ठीक है, ट्रोफोफेज। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रोफोफेज क्या है। ट्रोफोफेज, ट्रोफोफेज को ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, ट्रोफोफेज को ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ट्रोफोफेज में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, तो हमारे ये चार इनमें से कौन सा है, कौन से फेज में ग्रोथ हो रहा है, लॉग लॉग फेज में। तो ट्रोफोफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉग फेज। लॉग फेज को ट्रोफोफेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट सिंथेसाइज होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं इस फेज में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं, जैसे डीएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब जो है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड, हेल्प इन सेल डिवीजन। और डिवीजन सबसे ज़्यादा कौन से फेज में होता है, लॉग फेज। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रोफोफेज को हम लॉग फेज भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा इडियोफेज। इडियोफेज को कहते हैं प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज या फिर स्टेशनरी फेज। वीडियो फेज, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फेज मतलब क्या कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, किसका प्रोडक्ट, क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इस फेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये डायरेक्टली ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल डिवीजन में, सेल को डिवाइड होने में हेल्प नहीं करते हैं, पर ये एक दूसरे मेटाबोलाइट्स है जो उनके सेल डिवीजन, उनके लिविंग, उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दे आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म। एक उनके जो इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, उनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ये, तो उनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इडियोफेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ट्रोफोफेज में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ट्रोफोफेज को लॉग फेज भी कहते हैं, और इडियोफेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, और इडियोफेज को स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, चलो, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर कुछ और भी कमेंट करना चाहते हो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, चलो अभी थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था गेट गेट 2019 में, लाइफ साइंसेस। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज पेंसिलिन फ्रॉम मोल्ड आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द। ठीक है, जो ये पूछ रहे हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो कौन से फेज में प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन को ये लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से फेज में है, या फिर वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि पेनिसिलिन किस फेज में। तो आपको पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक्स है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से फेज में प्रोड्यूस होते हैं, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज को और क्या कहते हैं, इडियोफेज। तो आपका आंसर होगा इडियोफेज। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, याद रखने की चीज़ है, और इम्पॉर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा। और चलो अभी एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अभी देखो, ओके, अ बैक्टीरिसाइडल एजेंट एक्स। ठीक है, अभी ये बैक्टीरिसाइडल का मतलब क्या होता है, दो तरह की चीज़ होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरिसाइडल, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को
रोकता है, बस बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है। और बैक्टीरिसाइडल का मतलब क्या होता है? साइडल मतलब किलिंग, तो बैक्टीरिया को किल कर देता है, कंप्लीटली किल कर देता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिसाइडल एजेंट। एक बैक्टीरिसाइडल एजेंट है एक्स, ठीक है। अब बैक्टीरियासाइडल एजेंट एक्स इज एडेड bactericidal agent X is added after 3 hours of growth of a bacterial culture, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है, एक मीडिया है, ये एक फ्लास्क है, हम लोगों ने इसमें बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया था, और उसके 3 hours के बाद के अंदर एक बैक्टीरियासाइडल एजेंट डाला, तो क्या होगा? तो 3 घंटे तक तो वो नॉर्मली ग्रो करेगा, और 3 घंटे बाद वो उनका नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये वहाँ तक, यहाँ वहाँ तक हम इससे ये समझ सकते हैं। इसके आगे, फॉलोइंग द एडिशन ऑफ एक्स द बैक्टीरियल ग्रोथ वाज मेजर्ड यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड टिल 24 hours। ये एजेंट डालने के बाद इन्होंने 24 घंटे तक इस कितना बैक्टीरियल ग्रोथ है वो मेजर करने की कोशिश की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्शन ऑफ एक्स? तो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये एक्स डालने के बाद ग्रोथ किस तरह से चेंज हुआ होगा, तो हम अगर हम उसको ग्रोथ कर्व के हिसाब से हम उसे दिखाना चाहेंगे तो कौन सा वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? तो टाइम, क्या, सबसे पहले तो जब माइक्रोब को हमने पहले इनोकुलेट किया होगा तो वहाँ पे लैग फेज होगा, और फिर वो डिवाइड कर रहा होगा, और फिर क्या हुआ होगा कि 3 घंटे बाद उन्होंने एक्स एक्स डाला मीडिया में। तो क्या होगा, जैसे ही उन लोगों ने एग्स डाला तो अब ग्राफ नीचे गिरेगा। ग्राफ नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि सेल्स मर रहे हैं, ठीक है, सेल्स मर रहे हैं, बैक्टीरियासाइडल एजेंट था, सेल्स मर रहे हैं, तो सेल्स मर रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज होंगे। तो अब हमें इन ऑप्शंस में से ऐसा ग्राफ ढूंढना है जिनमें 3 घंटे बाद ग्राफ नीचे गिर रहा हो। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ओके, ये है 3 घंटे, यहाँ पे देखो 3 घंटे बाद यहाँ तक ग्राफ ऊंचा जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ओके, अभी ये वाला ऑप्शन देखते हैं, 3 घंटे, 3 घंटे बाद, हाँ यहाँ पे तो ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो ये होगा, तो इसको साइड में रखेंगे। और नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे 3 घंटे, 3 घंटे बाद फिर यहाँ पर भी, यहाँ पे कुछ खास नीचे तो नहीं गिर रहा है, यहाँ पे ऊपर ही जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और फिर यहाँ पे ये प्लेटो अर्स्टेन हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? सेकेंड ऑप्शन, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, पहले ये लैग फेज था उसका, फिर उसका लॉग फेज चल रहा था, फिर जैसे ही एग्स डाला तो वो नीचे गिर गया, लाइक नंबर ऑफ सेल्स कम होना शुरू हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले 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 सेशन में हम करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ ग्रोथ कर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यान से करिएगा, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे उसमें, तो ज़रूर देखिएगा वो लेक्चर। और आज का लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।